जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला है भारत के भूगोल के ऊपर। देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको भारत के भूगोल के बारे में एक संक्षिप्त परिचय बताऊँगा कि भारत में कितने राज्य हैं और किस राज्य का निर्माण कब हुआ है, और भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है, और भारत की जो सीमाएँ हैं, जो राज्यों की सीमाएँ हैं, वो किन किन देशों से टच करती हैं। देखिए भारत की अगर मैं बात करूं तो हर देश के अंदर दो प्रकार की सीमाएं होती हैं, एक मानव निर्मित सीमाएं और एक प्राकृतिक सीमाएं। तो भारत के पास में दोनों प्रकार की सीमाएं हैं, मानव निर्मित सीमाएं भी हैं और भारत के पास कृत्रिम मानव निर्मित सीमाएं भी हैं और एक तरीके से नेचुरल सीमाएं भी दोस्तों हैं। देखिए जहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, वहीं दक्षिण की मैं बात करता हूँ तो दक्षिण में दोस्तों हमारे देश में हिंद महासागर, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। हमारा जो प्रायद्वीप है वो तीनों ओर समुद्रों से, तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है। अगर उत्तर की बात करते हैं तो हमारे देश में उत्तर हमारे देश की रक्षा करता है एक प्रहरी के रूप में, जो साइबेरिया की ठंडी हवाओं से बचाने के साथ साथ हमें शत्रु गतिविधियों से बचाने का कार्य भी करता है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों उसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक है। अगर हम पूरब की बात करते हैं दोस्तों तो देखिए पूरब में आपको क्या क्या चीज़ें देखने की मिलेंगी। पूरब में आपको दोस्तों हमारे जो पूर्वी स्टेट राज्य हैं, जो 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, ये इनके पास में आपको म्यांमार देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, और अनेक देश आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। बाकी दोस्तों अगर पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये मुस्लिम कंट्री आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब देखो भारत की अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल वर्तमान में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसमें जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था दोस्तों तो उस टाइम जो अमेरिका जैसे देश थे उन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया था, इसलिए हमारा कुछ भाग पाकिस्तान ने एक तरीके से अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, और जो चीन से युद्ध हुआ था उसने भी हमारा कुछ भाग कब्जा किया हुआ है। वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत ही आता है। और इसके बाद देखिए अगर मैं करंट में बात करता हूं तो हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। देखिए हाल ही में रिसेंटली में एक दादरा और नागर हवेली, दमन दीव और दादरा नागर हवेली को एक करके एक यूटी बनाया गया है। बाकी आप जानते हैं एक जम्मू कश्मीर जिसमें धारा 370 लागू थी, धारा 370 को हटाकर अब जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में डिवाइड कर दिया गया है। एक है श्रीनगर और दूसरा है लद्दाख। एक एक पॉइंट के बारे में दोस्तों जानेंगे कि भारत की क्या कंडीशन है विश्व स्तर में, और भारत की जो जलवायु वो कैसी है। देखिए अगर भारत की जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय हमारे देश में अधिकांश जलवायु पाई जाती है। बाकी अगर वर्षा की मैं बात करता हूं तो दोस्तों हमारे देश में अधिकांश वर्षा, देखिए हमारे देश में जो अधिकांश वर्षा है वो जून से जुलाई अगस्त के महीने में होती है। वहीं अगर मैं लौटते मानसून की बात करता हूं तो लौटते मानसून में आपको वर्षा देखने के लिए मिलेगी तमिलनाडु में और पंजाब के कुछ हिस्सों में आपको लौटते हुए मानसून से वर्षा देखने के लिए मिलती है, जो कि जाड़े के अंदर होती है। अब देखिए एक बार देख लेते हैं कि भारत जो है, अगर मैं जनसंख्या की बात करता हूं तो हमारा भारत चीन को क्रॉस करके पहले नंबर पर आ गया है। हमारे देश की जो जनसंख्या है अब अभी तक गणना नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही दोस्तों गणना होगी तो 142 करोड़ को पार करते आपको दिखेगी। वहीं अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम विश्व में 7वें बड़े देश हैं। हमसे बड़े कौन कौन से देश हैं? देखिए सबसे बड़ा आपका रसिया है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद में आपको दोस्तों देखने के लिए मिलेगा चाइना, चाइना के बाद में ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में हमारी कंडीशन आती है। अब अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास में 17.5% जनसंख्या, जो कि 2011 के अनुसार है, लेकिन अब जो जनसंख्या आएगी वो 17.5 से दोस्तों आपको ज़्यादा भी देखने के लिए मिल सकती है। अगर कुल भूमि की बात करता हूँ तो हमारे पास में कुल विश्व की 2.4% भूमि है। अगर ऐसा समझ लीजिए कि पूरे विश्व के पास 100% भूमि है या 100 बीघी ज़मीन है, तो हमारे पास में 2.4 बीघी ज़मीन आती है, जो कि भारत के हिस्से में है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में जो राज्य हैं उनका निर्माण कब कब हुआ था। उससे पहले सभी दोस्तों से एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, देखिए देख लेते हैं भाई
करंट में बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, जिनमें किसका निर्माण कब कब हुआ है। देखिए अगर मैं अपने यूपी की बात करूं तो हमारा यूपी 26 जनवरी 1950 में बना है, 26 जनवरी 1950 में यूपी बना है। वहीं बिहार का निर्माण भी 26 जनवरी 1950 में ही हुआ है। ठीक है, ये राज्य ऐसे हैं जो 26 जनवरी 1950 को बने हैं। और इसके बाद में देखिए बात कर लेते हैं 26 जनवरी 1950 को और राज्य जो कि बने हुए हैं। देखिए 26 जनवरी 1950 को और आपका तमिलनाडु बना हुआ है। 26 जनवरी 1950 को ही तमिलनाडु का निर्माण आपको मिलेगा देखने के लिए। तो ये राज्य आप देखिए कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन से राज्य बने हुए हैं। ठीक है, और अगर मैं असम की बात करता हूँ तो देखिए असम देख सकते हैं कि असम कब बना हुआ है। असम के बारे में डिटेल दोस्तों कहाँ है, देखिए असम की डिटेल देख लेते हैं कि असम की डिटेल कहाँ। ये भी 26 जनवरी 1950 में है। तो ये राज्य ऐसे हैं जो कि 26 जनवरी 1950 में बने हुए हैं। देखिए असम देख सकते हैं आप 26 जनवरी 1950 को बना हुआ है। वहीं यूपी अपना 26 जनवरी 1950 को बना हुआ है। बिहार 26 जनवरी 1950 को बना हुआ है। तमिलनाडु भी 26 जनवरी 1950 को दोस्तों बना हुआ है। ये राज्य ऐसे थे जो कि 26 जनवरी 1950 को इसका निर्माण हुआ है। और इनकी सहायता से आपको ध्यान रखना है कि ये कितने पुराने राज्य हैं। ठीक है, और इनका जो अस्तित्व है वो कब है। अब आगे वन बाई वन करके चलेंगे कि किस राज्य का निर्माण कब हुआ है, क्योंकि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो अगर मैं पॉलिटिकल रूप से बात करूं और भारत में भूगोल की भी बात करूं तो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी के एग्जाम में। देखिए अभी करंट में जो धारा 370 हटी है जम्मू कश्मीर से, उसमें 2 राज्यों को यूटी को बनाया गया है। एक है 31 अक्टूबर 2019 को ये बने हैं, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर बना है और लद्दाख बना है। ठीक है, दोनों के दोनों यूटी हैं ये, और दोनों का जन्म 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। कब हुआ भाई, 2019 को 31 अक्टूबर को। तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि धारा 370 हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में डिवाइड किया गया है, और इनका जो निर्माण हुआ है वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना दोस्तों। बाकी देखिए अभी हाल ही में आप जानते हैं एक जम्मू कश्मीर, अभी दोस्तों एक जो हमारा दादर नागर हवेली है, दादर नागर हवेली, 2 दादर नागर हवेली और दमनदीप, इन्हें दोनों को एक किया गया है। ठीक है, दोनों को एक ही यूटी किया गया है, और ये काम हुआ हमारा 26 जनवरी 2020 को। देखिए दमनदीप और दादर नागर हवेली, दमनदीप और दादर नागर हवेली को एक किया गया है, और ये जो काम हुआ है वो 26 जनवरी 2020 को हुआ है। कब हुआ भाई, 26 जनवरी 2020 को। ये हाल ही में रिसेंटली में हमारे देश के अंदर एक चेंजिंग हुई है सीमा से संबंधित। देखिए इसके बाद में दोस्तों बाकी जो इससे पहले आप देख सकते हैं कि जो तेलंगाना था किससे, आंध्र प्रदेश से कटकर बना था 2 जून 2014 को। तेलंगाना बना है किससे बना भाई, आंध्र प्रदेश से कटकर बना है 2 जून 2014 को तेलंगाना। ठीक है, दोनों की जो राजधानी थी पहले हैदराबाद थी। ठीक है, अब आगे वहीं अगर मैं हैदराबाद की आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य पर अलग होने वाला पहला राज्य था, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को बना है। 1 अक्टूबर 1953 को ये आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। भाषाई राज्य पर पृथक होने वाला पहला राज्य था ये। अब देखिए भाषाई राज्य पर पृथक होने वाला कैसे, अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो आप जानते हैं कि साउथ इंडिया की जो लैंग्वेज है वो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। वहीं उत्तरी भारत की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हिंदी, ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, खड़ी बोली हिंदी भाषी, आपको अवधि, ये चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन साउथ इंडिया के अंदर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और इसके साथ साथ में आपको इंग्लिश का जो वर्चस्व है वो भी मिलता है। ठीक है, अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र 1 मई 1960, और इसके बाद में गुजरात की बात करूँ तो ये गुजरात भी 1 मई 1960, दोनों 1 मई 1960 को बने हुए हैं। ठीक है, 1 मई 1960 को बने हुए हैं। वहीं एमपी की मैं बात करता हूँ, देखिए एमपी और राजस्थान दोनों 1956 में बने हुए हैं। 1 नवंबर 1956 को एमपी भी और राजस्थान भी दोनों के दोनों 1956 में बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके साथ साथ में आपको हरियाणा भी देखने के लिए मिलेगा। देखिए हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा भी आपको कब मिलेगा देखने के लिए, हरियाणा देख सकते हैं आप कि हरियाणा जो मिलेगा वो भी आपको 1 नवंबर 1956 को देखने के लिए मिला। देखिए 1 नवंबर 1956 को हरियाणा आपको देखने के लिए मिलेगा। 1 नवंबर 1956 को हरियाणा मिलेगा, पंजाब और चंडीगढ़। 1 नवंबर 1956 को 3 राज्यों का निर्माण हुआ है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, तीनों के तीनों 1 नवंबर 1966 है। ये 1 नवंबर 1956 नहीं है दोस्तों, 1 नवंबर 1966 को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ 3 राज्य बने हैं। देखिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश एचपी की बात करूं तो 25 जनवरी 1971 को एचपी बना हुआ है। ठीक है,
उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड यूपी से कटकर 9 नवंबर 2000 को बना है, सन 2000 को बना है, 9 नवंबर सन 2000 को। पहले यूपी का ये भाग था, लेकिन अब ये कटकर अलग हो गया है उत्तराखंड। वहीं देखिए बिहार की अगर हम बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को बना हुआ है, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को बिहार बना हुआ है। अब देखिए झारखंड जो बना है वो बिहार से कट के बना है, कब बना है अभी, 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को 2000 में 3 राज्य बने थे आपके। देखिए सबसे पहले बना था उत्तराखंड, सिर्फ 6 दिन का अंतर था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था, उसके बाद में झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को, 6 दिन बाद में। और दोस्तों उसी के बाद में देखिए छत्तीसगढ़ बना था। क्या बना था भाई, छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ भी बना था। तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि कितने राज्यों का निर्माण हुआ है और कब हुआ है। अब देखो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल बना है 1 नवंबर 1956 को। पश्चिम बंगाल बना है 1 नवंबर 1956 को। त्रिपुरा बना है दोस्तों 21 जनवरी 1972 को। अब देखिए ये मेघालय बना है, ये भी 21 जनवरी 1972 को बना है। असम आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को पहले से बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को बना है, एपी 20 फरवरी 1987 को। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, मणिपुर 21 जनवरी 1972, मिजोरम 20 फरवरी 1987। इस तरीके से इनका दोस्तों निर्माण हुआ है। अब केरल की बात कर लेते हैं और पुदुचेरी की बात कर लेते हैं कि केरल और पुदुचेरी का जो निर्माण है वो कब हुआ है। देखिए केरल का जो निर्माण है 1 नवंबर 1956 को हुआ है। कब हुआ भी, 1 नवंबर 1956 को केरल का निर्माण हुआ है, ठीक है। तमिलनाडु आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 से बना हुआ है। और कर्नाटका जो कि 1 नवंबर 1956 को हुआ है। ये केरल और कर्नाटक, देखो के से केरल के से कर्नाटक, दोनों का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ है। बाकी दोस्तों आप एक बार देख लीजिए कि इनका जो निर्माण है इनके सीक्वेंस को ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ से आपसे अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब अगर मैं गोवा की बात करता हूँ तो 30 मई 1987 को गोवा बना है। 30 मई 1987 को क्या बना भाई, गोवा आपको देखने के लिए मिलेगा। लक्षद्वीप 1956 को बना है। पुदुचेरी 1 नवंबर 1954 को बना है, 1 नवंबर 1954 को। बाकी देखिए दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, इनका जो विलय हुआ है वो कब हुआ अभी, इनका विलय देखिए 26 जनवरी 1920 से प्रभावी हुआ है। बाकी अध्यादेश लाया गया था जो कि लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद में बना था ये। तो आपको ध्यान रखना दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, इनका जो विलय हुआ है वो 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ है। और अब इनका जो नाम है वो दादरा व नागर हवेली और दमन द्वीप है। दादरा व नागर हवेली और दमन द्वीप अब इन दोनों का नाम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि हाल में रिसेंटली में देखिए समुद्र के अंदर है और यहाँ पर टीचिंग की वैकेंसी निकली हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं अप्लाई किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नो एग्जाम, सीधा डायरेक्ट आपको करना है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। देखिए 1 नवंबर 1956 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आपको हिंदी भाषी देखने के लिए मिलते हैं। अब आगे देखिए भारत की अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो भारत दोस्तों हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में स्थित है भाई, एशिया महाद्वीप में स्थित है। और ये दक्षिण एशियाई देश है, दक्षिण एशियाई देश है, ठीक है, मतलब एशिया के दक्षिण में स्थित है। बाकी देखिए इसकी जो आकृति है चतुष्कोणीय है। अब अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए भारत उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो ये कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। देखिए अगर मैं अक्षांश की बात करता हूँ दोस्तों तो अक्षांश क्या कहलाता है, अक्षांश के बारे में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए ये अक्षांश है आपका, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ये क्या दोस्तों, अक्षांश है। ये क्या भी, ये अक्षांश, ये क्या भी, देखिए ये है, ये 0 डिग्री यामोत्तर रेखा, इस तरीके से। ये क्या भी, देशांतर, ये क्या दोस्तों, देशांतर। तो इधर क्या भी नॉर्थ और इधर क्या साउथ, और ये इधर क्या ईस्ट और इधर क्या वेस्ट। पूरब से पश्चिम को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। देखिए अगर अक्षांश रेखाओं की बात करूं तो ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है उत्तरी अक्षांश रेखा, एक होता है दक्षिणी अक्षांश रेखा, ठीक है। अब अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम सिरों को मिलाने वाली रेखाएं। वहीं देशांतर की बात करी जाए तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है मैं आपको बता चुका हूँ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और हमारे पास में 17.5% जनसंख्या 2011 के अनुसार निवास करती है। और हमारा जो क्षेत्रफल है 2.4% है करंट में, ठीक है। बाकी देखिए अगर मैं इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करूँ तो आप जानते हैं कि भाई भारत है उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम,
उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, देखिए उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो हमारी ज़्यादा है, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण सिरे की लंबाई है। वहीं पूर्व से पश्चिम की अगर मैं लंबाई की बात करता हूँ तो 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की आपको चौड़ाई देखने के लिए मिलेगी। चौड़ाई कह सकते हैं आप, लंबाई कह सकते हैं, क्योंकि पूर्व से पश्चिम तक नापोगे तो आपको चौड़ाई या लंबाई एक ही चीज़ है, ठीक है। तो भारत में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है, 3214 किलोमीटर, वहीं पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब देखिए भाई, एक प्रश्न बना है, अप्लाइड प्रश्न है, आपको जो चीज़ मैंने बताई है उसी से रिलेटेड है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग रखता है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत बात है, क्योंकि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश नहीं है, 7वां बड़ा देश है। कौन सा देश है भाई? 7वां बड़ा देश है। अब हमारे पास में 2.4% भूमि है, बिल्कुल सही बात है। और समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, ये गलत बात है, क्योंकि समूचा भारत उष्णकटिबंध में नहीं है। हालांकि हमारी जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है। हालांकि अब देखिए, भारत का जो मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट लिया गया है लंदन के ग्रीनविच से, और हमारा इलाहाबाद के नैनी से हमारा जो मानक टाइम है, ठीक है, GMT गुजरता है, जो कि लंदन के GMT से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे हम आगे हैं लंदन के टाइम से, अगर मैं बात करता हूँ तो। अब देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों। देखिए आप जानते हैं भाई, अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में गुजरात में जो स्थान है किबुथु, और जो अरुणाचल प्रदेश में स्थान है, ठीक है, उन दोनों के बीच में दोस्तों 2 घंटे का अंतर है। अगर ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पर आपको 2 घंटे का अंतर देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए विश्व को टाइम जोनों में बांटा गया है, जिससे एक तरीके से पूरा टाइम जो सटीक बैठ सके और जो टाइम है वो उसमें गड़बड़ ना हो सके। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, हम देख लेते हैं आउटर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत के जो आउटर मोस्ट पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए, भारत की सबसे पहले जो लोकेशन है, अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं, उसके बाद देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं। देखिए, भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की मुख्य भूमि है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की मुख्य भूमि है। बाकी देखिए, अगर मैं इसका देशांतरीय विस्तार की बात करूं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपको इसकी जो लोकेशन है वो देखने के लिए मिलेगी। भारत इस लोकेशन के बीच में पाया जाता है, जैसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जो भारत की जो लोकेशन है वो ये है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार में बात करूँ तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपको भारत की जो लोकेशन है वो देखने के लिए मिलती है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इसका, देखिए उत्तरी बिंदु की बात करूँ तो उत्तरी बिंदु आपको इंद्रकोल देखने के लिए मिलेगा। कौन सा मिलेगा भाई? इंद्रकोल आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि ये पड़ता है, देखिए ऊपर पड़ता है इंद्रकोल, ठीक है। इंद्रकोल आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि देखिए लेह में पड़ता है, लद्दाख में आपको ये देखने के लिए मिलता है, सियाचिन ग्लेशियर में। बाकी अगर मैं किबुथु की बात करूँ तो आपको ये पूर्वी बिंदु है। किबुथु अरुणाचल प्रदेश AP में पड़ता है, ये है AP के अंदर किबुथु, जो कि हमारा देखिए आउटर मोस्ट पॉइंट है पूरब का, ठीक है। अगर दक्षिणी बिंदु की बात करूं तो आपको देखिए दक्षिणी बिंदु, अगर मुख्य भूमि की मैं बात करूं तो कन्याकुमारी आपको देखने के लिए मिलता है, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। बाकी इंदिरा पॉइंट है, जिसकी जो लोकेशन है 6 डिग्री 8 मिनट है, 6 डिग्री 8 मिनट है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो पॉइंट है वो समुद्र के अंदर है, लेकिन ये भी भारत की भूमि है। लेकिन मुख्य भूमि की अगर मैं बात करूँ तो कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 मिनट। कहाँ है भाई? कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये अगर पूछा जाता है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है भाई? कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 मिनट। वहीं अगर ऑप्शन में दिया जाता है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 8 मिनट, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। लेकिन ये भारत की मुख्य भूमि है, और ये भारत की मुख्य भूमि मतलब मेन ग्राउंड है, ये समुद्र के अंदर है दोस्तों, लेकिन इस पर हमारा अधिकार है, ठीक है। वहीं अगर मैं देखिए पश्चिमी बिंदु की बात करूं तो पश्चिमी बिंदु हमारा पड़ता है गुजरात के अंदर, गुहार मोती। क्या पड़ता है भाई? गुहार माता, गुजरात के अंदर ये बिंदु पड़ता है, ठीक है। इसकी जो लोकेशन है आप देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अब देखिए अक्षांश की बात कर लेते हैं और देशांतर की बात कर लेते हैं कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। अक्षांश रेखाएं किन्हें कहते हैं? देखिए दोस्तों,
देखिए अक्षांश रेखाएं क्या भाई, अक्षांश रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। जैसे एक चित्र में आपको बना के दिखाता हूँ दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, ये है हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर जो भी रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या कहलाती हैं दोस्तों, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। कैसी रेखाएं भाई, अक्षांश रेखाएं आपको कहलाती हैं। बाकी देखिए अगर मैं बात करूं तो ये 2 प्रकार की हैं, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। कौन कौन सी है भाई, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, जो कि विषुवत वृत्त के समांतर खींची जाती है। देखिए समांतर रेखा क्या होती है भाई, जैसे कोई रेखा ये खींच दी, इसी के समान आपने रेखा खींच दी बिल्कुल इसी टाइप की, तो इसे समांतर रेखा हम कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी हम कहते हैं। बाकी देखिए विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आप जानते हैं ये उत्तरी गोलार्ध है और ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। अब ऊपर वाली रेखाओं की बात करूं तो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी और नीचे वालों की बात करूं तो ये दक्षिणी अक्षांश आपको कहलाएंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं भाई उत्तरी अक्षांश रेखाएं ये है और जो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश है। दक्षिणी जो गोलार्ध है वो नीचे वाला होता है, उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला होता है। अब देखिए ऊपर वाली जो रेखाएं होंगी वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी और नीचे वाली जो रेखाएं होंगी वो आपको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहेंगे। अब देखिए इनकी अगर मैं बात करूँ तो कुल मिलाकर कितनी है ये, देखिए दोस्तों कुल मिलाकर 79 ऊपर होती है, ये 79 नीचे होती है और एक ये होती है। तो कुल मिलाकर आपको दोस्तों ये मिलेंगी 79 और 79 80 160 और 1 आपको देखने की 79 ये 89 होंगी दोस्तों, 89 ठीक है, और 1 ये, तो ये हो जाएंगे 179, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं तो मैंने अभी आपको बताया है कि ऊपर होंगी 89 और नीचे होंगी 89 और एक होगी 0 डिग्री वाली रेखा। तो कुल मिलाकर 179 आपको ये कुल रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि अगर उत्तरी अक्षांश रेखाओं की बात करूं तो 89 होती है और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ये भी 89 आपको देखने के लिए मिलती हैं। दोनों मिलाकर 89 आपको देखने के लिए मिलेंगी। 89 उत्तरी अक्षांश रेखाएं और 89 दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। देखिए 89 तो उत्तरी अक्षांश रेखाएं और 89 दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। बाकी कुल मिलाकर होंगी 89 + 89 + 1 179 आपको कुल अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब देखिए 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। क्या होती है भाई, 111 किलोमीटर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। जैसे अक्षांश रेखाएं क्या था भाई, ये था दोस्तों अक्षांश रेखाएं, ये क्या था भाई अक्षांश रेखाएं, तो इनके जो बीच की दूरी होगी वो 111 किलोमीटर होगी। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पूछी जाती है कि 2 अक्षांश रेखाओं की मैक्सिमम दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। अब देशांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं। देखिए देशांतर रेखाएं क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 भागों में 2 बराबर भागों में डिवाइड करने का कार्य करती है, जो कि क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। अब देशांतर रेखा का आप चित्र एक बार देख सकते हैं कि देशांतर रेखा क्या है भाई। देखिए ये चित्र के अंदर आपको देशांतर रेखा देखने के लिए मिलेगी। ये है 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा, ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ पोल, और ये क्या है साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है, ठीक है। और ये इस तरीके से खींची जाती है, ये समांतर नहीं होती है। ये समांतर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होती है, देख सकते हैं आप, ये समांतर नहीं है। अब इसमें 2 भाग हैं, एक साइड वाली और एक दूसरी साइड वाली। एक है पूर्वी देशांतर रेखाएं और एक है पश्चिमी देशांतर रेखाएं। देखिए इधर वाली पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं और इधर वाली जो पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और बीच वाली है 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा। 0 डिग्री क्या भाई, प्रधान यामोत्तर रेखा, ठीक है। देखिए प्रधान यामोत्तर रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच से ली गई है, GMT लंदन के ग्रीनविच से ली गई है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व और पश्चिमी भाग में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। देखिए देशांतर रेखाएं आप समझ सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो इमेजिनरी रेखाएं हैं, वास्तव में ये रेखाएं होती नहीं है, इन्हें सिर्फ हमने माना है। टाइम पीरियड को एक अच्छी तरीके से व्यवस्थित करने के लिए हमने अक्षांश और देशांतर में बांटने का कार्य दोस्तों किया है, ठीक है। अब देखिए ये समांतर नहीं होती हैं, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, जैसे अभी आपने देखा था, ठीक है भाई। इस तरीके से था ये था, देखिए क्या भाई, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा की अगर मैं बात करता हूँ तो विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, 111.33 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है,
अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार है ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। वहीं अगर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार की बात करी जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जहां से कन्याकुमारी स्टार्ट होती है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होती है। ठीक है, ये भारत की लोकेशन की बात है। आप जब भी अगर उत्तरी अक्षांश में देखेंगे तो भारत को यहाँ आप पाएंगे। ठीक है, बाकी अगर मैं देशांतर की बात करता हूं दोस्तों, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर तक आपको भारत की जो लोकेशन है वो देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार, जो उष्णकटिबंधीय हमारा क्षेत्र का विस्तार है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार। अब भारत का जो विस्तार है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में है, मतलब हमारा जो देश है वो उष्ण कटिबंध भी है और उपोष्ण कटिबंध दोनों में है। ठीक है, अब निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में डिफरेंस पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया, ये पहले से ही आपको मैं बता चुका हूँ। एक बार दोबारा देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जो भारत का जो आउटर मोस्ट पॉइंट ऑफ होते हैं, देखिए अगर मैं समुद्र की बात करूँ तो ये है साउथर्न इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। साउथर्न इंदिरा पॉइंट जो कि दक्षिणतम बिंदु है, जो कि क्या है भाई, इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। अगर मैं मुख्य भूमि की बात करूँ तो कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में पड़ता है। ये साउथर्न मोस्ट ऑफ द मेनलैंड, ये मुख्य भूमि का बिंदु है आपको। ठीक है, अब देखिए वेस्टर्न की अगर मैं बात करता हूँ, वेस्टर्न में क्या होता है भाई, वेस्टर्न में है आपका गुहार मोती, जो कि गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है अभी, गुजरात में पड़ता है। अब ईस्टर्न पॉइंट की मैं बात करूँ तो यह किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और देखिए अगर मैं नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट की बात करता हूँ तो यह है आपका इंद्राकोल, जो कि सियाचिन लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है अभी, इंद्राकोल, जो कि सियाचिन लद्दाख में पड़ता है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर मैं यहाँ से लेकर इस तरीके की लंबाई चौड़ाई नापता हूँ तो यह 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। देखिए इस तरीके से करता हूँ तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर हमारी जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ये है। ठीक है, तो आप ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार कितना है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए अब जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैंने आपको बताया था भारत के पास में 2 प्रकार की सीमाएं हैं। एक सीमा वो है जो कि मानव निर्मित है और एक सीमा वो है जो कि प्राकृतिक है। अब देखिए अनेक देश हैं जो हमारी सीमा को टच करते हैं। अब देखिए सीमा को टच करने का मतलब है हमें भविष्य में कभी ना कभी कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटी देखने के लिए मिल सकती है, तो यहाँ पर सेना की तैनाती की जाती है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो अन्य देशों की सीमाएं हैं या फिर हमारे देश की सीमाएं किन किन कंट्री को टच करती हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से लेके चलेंगे दोस्तों। देखिए भाई दोस्तों, आप जानते हैं हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो अनेक हमारे देश के राज्यों की जो सीमाएं हैं वो अनेक कंट्री को, आउटर कंट्री को टच करती हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान जैसा आप जानते हैं ये भारत से निकल के ही बना है। 1947 में जिन्ना के दिमाग की एक उपज थी। ठीक है, और जिन्ना के बारे में कहा जाता है अनेक तो कि जिन्ना शुरू में हिंदू था दोस्तों। क्या था भी, जिन्ना शुरू में हिंदू था, लेकिन बाद में मुस्लिम कन्वर्ट होने से नुकसान हुआ हमें। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान किसे टच करता है, गुजरात को टच करता है। गुजरात के बाद में राजस्थान को टच करता है पाकिस्तान। ठीक है, गुजरात को टच करता है, राजस्थान को टच करता है। इसके बाद में देखिए पंजाब को टच करता है, पंजाब को टच करता है, कश्मीर को टच करता है, जम्मू कश्मीर को टच करता है, लद्दाख को टच करता है। तो आप देख सकते हैं कितने राज्यों को टच करता है। देखिए 1 2 3 4 5, तो पाकिस्तान 5 राज्यों को टच करता है। कितने राज्यों को टच करता है अभी पाकिस्तान, 5 राज्यों को टच करता है। जिसमें अगर मैं बात करूं तो इसकी जो ट्रिक थी, आप पंगुराज के नाम से जानते थे, पंगुराज। ठीक है, पंगुराज पैसा पंजाब, गैसा गुजरात, जैसे राजस्थान और जैसे जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर 2 भागों में स्प्लिट हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को दोनों पंजाब, दोनों को दोनों पाकिस्तान टच करता है, लद्दाख को भी और दोस्तों जम्मू कश्मीर को भी। तो एक क्लियर हुआ भाई, पाकिस्तान ने कितने राज्यों को टच करा दोस्तों, 5 राज्यों को टच करा। अब बात कर लेता हूँ चाइना। देखिए चाइना साम्राज्यवादी, ठीक है, साम्राज्यवादी देश है, अपनी एक तरीके से पूरे विश्व के अंदर शक्ति बढ़ाने पे लगा हुआ है। और अगर इसे भारत के अंदर, अगर इसे पूरे विश्व में खतरा है तो इसके खुद के पड़ोसी देश भारत से है। ये हमेशा भारत की शक्ति को बढ़ते देखते हुए चिंता में रहता है, सोचता है कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली भारत ना हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों भाई, हमारा देश और
हमारा देश और चाइना दोनों साथ साथ आज़ाद हुए थे। लेकिन हमारे देश में जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, जो नेता हैं, वो इतने अच्छे तरीके से अभी तक हमारे भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, वरना हमारे भारत के लोगों के पास में बहुत असीम शक्ति है। ठीक है, बहुत, यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। अब देखिए चाइना की अगर मैं बात करूं तो चाइना किसी के साथ टच करता है। देखिए चाइना लद्दाख को टच करता है। अभी चाइना किसे टच करता है दोस्तों? लद्दाख को टच करता है। लद्दाख के साथ में HP हिमाचल प्रदेश को टच करता है, देख सकते हैं आप। देहरादून उत्तराखंड को टच करता है। 3 राज्य हो गए आपके। अब देखिए ये जो चाइना है भाई, चाइना तिब्बत, देखिए तिब्बत अलग देश था, लेकिन आज चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया दोस्तों। चाइना ने तिब्बत पर क्या कर लिया भाई? कब्जा कर लिया। देखिए बफर स्टेट के रूप में था तिब्बत भारत और चाइना के बीच में, लेकिन चाइना ने अपना शैतानी दिमाग दिखाया और तिब्बत को अपना अधिराज्य बना लिया। लेकिन भारत दोस्तों ऐसा नहीं करता है, क्योंकि भारत पहले से ही दयालु रहा है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ नेपाल चाइना की, तो चाइना 3 स्टेट आ गए, एक तो लद्दाख, दूसरा HP और तीसरा उत्तराखंड। अब आगे देखिए, इसके बाद में आपको मिलेगा सिक्किम। इसके बाद में आपको क्या मिलेगा भाई? सिक्किम मिलेगा। इसके बाद में देखिए भूटान देश, ये भी टच करता है, ये भी देख सकते हैं आप, भूटान भी टच करता है। ठीक है, नेपाल भी टच करता है, क्योंकि जब बफर स्टेट के रूप में तिब्बत था, तो अब तिब्बत तो खत्म हो गया। अब इसके बाद में AP अरुणाचल प्रदेश, ये भी टच करता है दोस्तों। तो 1 2, देखिए मैं पहले राज्य की बात कर लेता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में 1 2 3 4 5, तो जो चाइना है ये भी पांच राज्यों की सीमाओं को टच करता है। चाइना 5 राज्यों की सीमाओं को टच करने का कार्य करता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो भूटान की सीमा को भी ये टच करता है, नेपाल की सीमा को भी ये टच करता है, क्योंकि जो बफर स्टेट था हमारा तिब्बत, वो अधिराज्य के रूप में अब इसने बना लिया है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो हमारी सीमा है टच करने का जो काम है वो बांग्लादेश के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? बांग्लादेश के द्वारा हमारी सीमा को सबसे ज़्यादा स्पर्श किया जाता है, जिसमें बांग्लादेश किसे टच करता है। देखिए बांग्लादेश की अगर मैं बात करता हूं तो आप जानते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जाकर पाकिस्तान के जो लोग थे वो यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते थे, और ये बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान से अलग हुआ और बांग्लादेश के नाम से एक अलग राष्ट्र बना। जिसकी अगर मैं बात करूं तो भारत के लोगों ने अलग राष्ट्र बनाने में भूमिका नहीं निभाई थी। ये समझिए कि यहाँ के लोगों को अत्याचार से बचाया था पाकिस्तान के लोगों द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा अत्याचार, उनके साथ बदसलूकी, एक तरीके से बहुत बुरी कंडीशन उनके साथ करते थे। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश और कौन कौन किसे टच करता है? वेस्ट बंगाल को टच करता है दोस्तों। किसे टच करता है भाई? वेस्ट बंगाल को टच करता है। देखिए वेस्ट बंगाल को टच करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल को ये टच करता है। देखिए वेस्ट बंगाल को टच करता है बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल को टच करता है। इसके साथ में देखिए ये त्रिपुरा को टच करता है, 2 राज्य हो गए। त्रिपुरा के साथ में मिजोरम को टच करता है, 3 राज्य हो गए। इसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा भाई ये असम को टच करता है दोस्तों, ये असम को टच करता है। ठीक है, असम को टच करता है और मेघालय को टच करता है, तो कुल मिलाकर ये 5 राज्यों को टच करता है। देखिए 1 2 3 4 5। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो है हमारे देश के साथ में सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है, और ये 5 राज्यों से क्या करता है दोस्तों? टच करता है। 5 राज्यों से हमारे देश की सीमाओं को स्पर्श करता है। म्यांमार की बात करी जाए, म्यांमार बर्मा, ठीक है, म्यांमार बर्मा, देखिए ये किसी के साथ स्पर्श करता है भाई? मिजोरम को स्पर्श करता है। मिजोरम के साथ साथ में दोस्तों ये मणिपुर को स्पर्श करता है। देखिए मणिपुर को स्पर्श करता है, क्योंकि ये मिजोरम की सीमा है। नागालैंड को स्पर्श करता है। ठीक है, नागालैंड के बाद में AP को स्पर्श करता है। तो AP को स्पर्श करता है, मणिपुर को AP को स्पर्श करता है, नागालैंड को स्पर्श करता है, मणिपुर को स्पर्श करता है। ठीक है, 1 2 3 और बाद में मिजोरम को स्पर्श करता है। तो आप देख सकते हैं कि 4 राज्यों की सीमाओं को ये भी बर्मा, म्यांमार स्पर्श करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, जो भी लोकेशन थी मैं आपको एक एक करके दोस्तों बताता हूँ। आप देख लेते हैं भूटान कौन कौन से देश की सीमाओं को स्पर्श करता है। देखिए दोस्तों भूटान की मैं बात करता हूँ तो भूटान अरुणाचल प्रदेश AP की सीमा को स्पर्श करता है। इसके बाद में सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है, 2 हो गए। 2 के बाद में दोस्तों असम की सीमा को स्पर्श करता है, 3 हो गए दोस्तों, और वेस्ट बंगाल की सीमा को स्पर्श करता है। तो कुल मिलाकर भूटान भी 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता हुआ दिखाई देता है। देखिए भूटान, असम, ठीक है भाई, असम, उसके बाद में AP, उसके बाद में सिक्किम, और उसके बाद में दोस्तों ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। काश हमारा भारत अखंड भारत होता, और जो ये एरिया है सबसे ज़्यादा उपजाऊ एरिया था, अंग्रेजी शासनकाल में। सबसे ज़्यादा अमीर एरिया था अंग्रेजी शासनकाल में। ठीक है,
अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत की जो राजधानी थी कोलकाता हो गई थी, जानते हैं आप। मतलब अंग्रेज यहाँ से कंट्रोल करते थे पूरे भारत को। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इतना रिच एरिया था, यहाँ से इतना पैसा मिलता था, लेकिन अंग्रेजों ने पूरा एरिया बिल्कुल कंगाल बना दिया, क्योंकि इतना टैक्स लगाया कि पूरा, जब तक यहाँ के लोग गरीबी से और एक तरीके से समझ लीजिए आप कुपोषण से और जो खाना नहीं मिलता था, जब तक मरने ना लगे ना तब तक पीछा नहीं छोड़ा। इतने अत्याचार किए थे दोस्तों अंग्रेजों ने हमारे साथ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश 5 से और भूटान 4 से। अब उसके बाद में और क्या बचा दोस्तों, अब देखिए नेपाल की मैं बात कर लेता हूँ। नेपाल किस किस से स्पर्श करता है, देखिए नेपाल यूपी से स्पर्श करता है, नेपाल यूपी से स्पर्श करता है, ठीक है, यूपी से स्पर्श करता है और बिहार से स्पर्श करता है, यूपी से बिहार से। और इसके बाद में देखिए नेपाल देख सकते हैं वेस्ट बंगाल से भी स्पर्श करता है, यूपी से बिहार से, वेस्ट बंगाल से, सिक्किम से स्पर्श करता है, सिक्किम से स्पर्श करता है। अब देखिए इसके अलावा आप उत्तराखंड से स्पर्श करता है, उत्तराखंड से भी दोस्तों ये स्पर्श करता है। तो 1 2 3 4 5 ये भी 5 राज्यों से स्पर्श करता है, 5 राज्यों से हमारे देश की सीमाओं को साझा करने का कार्य करता है। अब आगे देख लेते हैं अभी कर्क रेखा। कर्क रेखा की अगर मैं बात करूं तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। ये जो कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर मैं कर्क रेखा की बात करूं तो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है ये, और भारत में 8 राज्यों से होकर दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें देख ले सबसे पहले मैं बात करता हूं गुजरात से गुजरती है दोस्तों। गुजरात के बाद में दूसरा देखिए ये आता है राजस्थान, दूसरा राज्य राजस्थान आ गया, पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर राजस्थान आ गया, तीसरे नंबर पर दोस्तों आता है एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश आ गया, क्योंकि राजस्थान का कुछ हिस्सा भी कर्क रेखा के हिस्से में आता है। राजस्थान के कुछ हिस्से से कर्क रेखा होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, एमपी के बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए ये छत्तीसगढ़, झारखंड। देखिए छत्तीसगढ़ हो गया दोस्तों और झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और दूसरा क्या हो गया दोस्तों, झारखंड हो गया, ठीक है भाई। छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और उसके बाद में वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल हो गया, 1 2 3 4 5 6 वेस्ट बंगाल हो गया। और उसके बाद में वेस्ट बंगाल के बाद में ये गुजरता है दोस्तों ये मिजोरम से। कहाँ से दोस्तों, मिजोरम से। त्रिपुरा से भी गुजरती है, ठीक है, त्रिपुरा से भी ये गुजरती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें अगर मैं बात करूं क्रम की, सबसे पहले गुजरात, दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है, तीसरे नंबर पर एमपी आता है, और एमपी से जो बना है छत्तीसगढ़ कट के बना है, ठीक है, तो ये आता है। और उसके बाद में झारखंड आता है, बिहार से बना है, ठीक है, झारखंड आता है। उसके बाद में वेस्ट बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल के बाद में ये त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम आता है, ठीक है। ये राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कि कर्क रेखा, इन राज्यों से कर्क रेखा होकर दोस्तों गुजरती है। तो देखिए दोस्तों आप समझ सकते हैं कर्क रेखा का जो प्रश्न है वो भी अनेकों बार पूछा जाता है, अप्लाइड करके प्रश्न पूछा जाता है कि इसके पास में कौन सी राजधानी है या कौन सा जो स्थान है वो इसके नज़दीक है। तो इसके बारे में देख लेंगे आगे। देखिए अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत से जो सीमाएं स्पर्श करती हैं वो कितनी सीमाएं स्पर्श करती हैं, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की सीमा स्पर्श करती है जो कि 4096.7 किलोमीटर है। और देखिए मैंने बताया था 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा टच करती है, जैसे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वहीं अगर मैं चाइना की बात करूं दोस्तों तो 3488 किलोमीटर, और ये भी दोस्तों 5 राज्यों से। देखिए कितने राज्यों से भाई, 5 राज्यों से चाइना स्पर्श करता है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो 3323 किलोमीटर, ये भी 5 राज्यों से स्पर्श करता है। पहले नंबर पर बांग्ला, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, ठीक है। देखिए बांग्ला, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। देखिए इसकी जो शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं आप, बचपन में देखिए बचपन में MB, देखिए B, बचपन में MBA देख सकते हैं आप, बचपन में MBA। बी से बांग्लादेश, सी से चाइना। आप एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं कि बी से बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करती है, 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। दूसरा चाइना, सी से चाइना 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान बचपन में
MB है, ठीक है भाई। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, ठीक है। आपको सिर्फ सीक्वेंस रखना है कि किसकी सीमा ज़्यादा स्पर्श करती है। उसके बाद में दोस्तों नेपाल आएगा 1751 किलोमीटर, उसके बाद में म्यांमार आएगा 1633 किलोमीटर, उसके बाद भूटान आएगा 699 किलोमीटर, सबसे कम जो स्पर्श करती है वो 1007 किलोमीटर। अब देखिए कुल की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश की कुल सीमाएं जो है 15,106.7 किलोमीटर अनेक देशों को टच करती हुई दिखाई देती है। वहीं देखिए सबसे ज़्यादा की मैं बात करता हूं तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की सीमा स्पर्श करती है। वहीं सबसे कम की अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम स्पर्श करती है, ठीक है भाई दोस्तों। तो देखिए आज का जो टॉपिक था वो भारत का एक संक्षिप्त परिचय के बारे में था। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।